हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक्स माइंड पर। आज हम पर्यावरण अध्ययन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 से लेकर 25 तक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज लाए हैं। ये आपके सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मूल्य रूप से पर्यावरण की मूल अवधारणा है, EVS की प्रकृति, बच्चों की पर्यावरणीय समझ और EVS पेडागोजी। ये चारों टॉपिक मिलाकर कुल 25 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण की सबसे व्यापक अवधारणा क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है केवल प्राकृतिक वस्तुओं का समूह। ये क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? अगर हम कहते हैं कि पर्यावरण सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं हैं तो यह अधूरा है। इससे परिवार, समाज, संस्कृति और मानव गतिविधियां भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। पहला ऑप्शन है गलत। दूसरा देखते हैं, केवल जीव जंतुओं का प्रवेश। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। जीव जंतु पर्यावरण का सिर्फ एक हिस्सा है। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मिट्टी, पानी, हवा और सामाजिक परिस्थितियां भी पर्यावरण में आती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जैविक, अजैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक घटकों और उनकी अंतःक्रियाओं का समग्र। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। यही सबसे व्यापक उत्तर है। पर्यावरण में जैविक है, अजैविक है, सामाजिक सांस्कृतिक घटक और उनके बीच संबंध शामिल होते हैं। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन नंबर डी। रहने का तो ये भी गलत है, फिर भी देख लेते हैं। केवल मानव निर्मित वस्तुओं का समूह। मानव निर्मित वस्तुएं जैसे क्या क्या होती हैं? सड़क हो गया, मकान, पुल पर्यावरण का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन केवल इन्हीं को पर्यावरण कहना गलत है। एग्जाम ट्रिक नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं आप लोग। पर्यावरण घटक अंतःक्रिया, ठीक है। एक जोक याद आ रहा है, अगर पर्यावरण में सिर्फ पेड़ होते, ध्यान से सुनना, अगर पर्यावरण में सिर्फ पेड़ होते तो पेड़ से पूछते, भाई घर में वाईफाई क्यों नहीं चल रहा? ठीक है। भाई बहनों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे प्यारा सा चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? ऑप्शन नंबर ए कवक। कवक क्या है? जीवित होता है और यह क्या है? जैविक घटक है। यह जीवित है और ये जैविक घटक में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी जीवाणु, जीवित सूक्ष्म जीव है और क्या है? ये भी जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी, मिट्टी है हमारा सही उत्तर। मिट्टी स्वयं जीवित नहीं है, इसलिए यह क्या है? अजैविक घटक है। मिट्टी क्या है जी? अजैविक घटक। लास्ट ऑप्शन डी देखते हैं, घास पौधा है और जीवित है, यह भी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है तापमान। तापमान क्या है? भौतिक अजैविक घटक है। ये हमारा गलत आंसर है। बी देखते हैं, परिवार सामाजिक संबंधों का आधार होता है। ये हमारा राइट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी मिट्टी। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक अजैविक घटक है। वर्षा, वर्षा क्या है जी? प्राकृतिक अजैविक घटक है वर्षा भी, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक संबंधों से जुड़ी है
परिवार, विद्यालय, समुदाय उन्हें सामाजिक पर्यावरण से जोड़ेंगे। परिवार में सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट कौन सा है? जब मम्मी कहे मोबाइल बंद करो बेटा। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है नदी। नदी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। तापमान, तापमान अजैविक घटक। मिट्टी, मिट्टी क्या है जी? मिट्टी है क्या है? अजैविक प्राकृतिक घटक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्योहार और परंपराएं संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये। प्रश्न क्रमांक 5 है, पर्यावरण अध्ययन में परस्पर निर्भरता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है पत्थर का जमीन पर पड़ा होना। ये गलत है, केवल स्थिति बता रहा है कि ये पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, किताब का मेज पर रखा होना। मेज पर किताब रखना निर्भरता या का पर्यावरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यहाँ केवल पेन का बैग में रखा होना बोला है, तो यहाँ केवल वस्तुओं का स्थान बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधे का सूर्य प्रकाश, जल और मिट्टी पर निर्भर होना। पौधे भी बोल सकता तो कहता, भाई पानी नहीं दोगे तो मेरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बच्चों को अधिक से अधिक परिभाषाएं याद करवाना। ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों गलत है? ईवीएस केवल रटने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिखाना। तो भाई ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो क्यों गलत है? परीक्षा परिणाम उद्देश्य का केवल एक हिस्सा हो सकता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, केवल वैज्ञानिक शब्दावली सिखाना। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। क्यों गलत है? वैज्ञानिक शब्दावली उपयोगी है, लेकिन ईवीएस का पूरा उद्देश्य नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से जोड़ना। यही है हमारा सही उत्तर। बच्चा अपने परिवेश को देखे, समझे और उससे संबंध बनाए, यही क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चे के पूर्व अनुभवों को जानना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ताकि शिक्षक गृह कार्य न दे। इसका पूर्व अनुभव से तो कोई संबंध ही नहीं है भाई, ये गलत ऑप्शन है। सी देखते हैं, ताकि परीक्षा आसान हो। ये भी गलत है, उद्देश्य परीक्षा आसान करना नहीं होता। डी देखते हैं, ताकि पाठ जल्दी खत्म हो। ये भी गलत है, पाठ जल्दी खत्म करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। बी, ताकि शिक्षक बच्चे की पूर्व अवधारणाओं से नई सीख जोड़ सके। यही है इसका राइट आंसर। बच्चा पहले से क्या जानता है, उसके आधार पर नई अवधारणा बनाना प्रभावी है। अगला प्रश्न है, बच्चा कहता है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए देखो, बच्चे को तुरंत डांटना। भाई बच्चे को तुरंत डांटोगे तो बच्चे के मन में डर पैदा होगा, सीखना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी देखें, उसे गलत उत्तर लिखने के लिए कहना। ये भी गलत है, केवल गलत बताने से
मिसकॉन्सेप्शन दूर नहीं होगा। सी देखते हैं, उसकी सोच जानकर गतिविधि मॉडल द्वारा वैज्ञानिक अवधारणा विकसित करना। यही है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक पहले बच्चे की सोच समझेगा और फिर गतिविधि मॉडल से सही अवधारणा विकसित करेगा। डी को देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये भी। उसे चुप करा देना, ये तो और भी गलत हुआ। बच्चे की जिज्ञासा इससे क्या हो जाएगी, दब जाएगी। बच्चे को डांट कर सूर्य की दिशा नहीं बदलेगी भाई। प्रश्न 9 है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पाठ्य पुस्तक को पूरी तरह हटाने के लिए। किताब फिर भी महत्वपूर्ण है भाई, ये गलत ऑप्शन है। बी देखते हैं, बच्चों के अनुभवों को सिखाने से जोड़ने के लिए। जी, यही हमारा है राइट आंसर। स्थानीय अनुभव लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। सी देखते हैं, शिक्षक को पढ़ाना ना पड़े इसलिए। भाई इससे तो शिक्षक की भूमिका समाप्त नहीं होती है ना। डी देखते हैं, केवल मनोरंजन के लिए। मनोरंजन हो सकता है लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, लर्निंग है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की प्रकृति मुख्यतः कैसी है? ऑप्शन नंबर 1, केवल विज्ञान आधारित। ईवीएस में विज्ञान है लेकिन सिर्फ विज्ञान कहना यह उचित नहीं है। बी, केवल सामाजिक विज्ञान आधारित। सामाजिक विज्ञान भी है लेकिन सिर्फ वही नहीं है, और भी है। सी, एकीकृत एवं अंतर विषयक। ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि को ये क्या करते हैं, जोड़ता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट देख लेते हैं, केवल पर्यावरण संरक्षण आधारित। भाई संरक्षण करना महत्वपूर्ण है लेकिन ईवीएस इससे व्यापक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 11, पानी पढ़ाते समय शिक्षक जल चक्र, पानी की कीमत, जल जनित रोग और स्थानीय तालाब को जोड़ता है। यह किसका उदाहरण है? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एकीकृत शिक्षण। कई क्षेत्रों को एक ही थीम से जोड़ा गया है, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं बी सी डी को, आखिर ये गलत क्यों है। बी में लिखा है केवल विज्ञान शिक्षण, तो केवल जल चक्र नहीं पढ़ाया गया है, ये गलत है। केवल स्वास्थ्य शिक्षा, केवल रोग नहीं पढ़ाए गए हैं, ये भी गलत है। केवल सामाजिक विज्ञान, भाई सामाजिक विज्ञान पहलू नहीं है, ये भी गलत है। प्रश्न क्रमांक 12, ईवीएस में अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए सर्वोत्तम गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है परिभाषा लिखवाना। परिभाषा लिखवाने से लेखन कौशल तो बढ़ेगा पर ऑब्जर्वेशन नहीं, ये गलत है। बी, आसपास के पौधों का निरीक्षण और रिकॉर्ड बनाना। जी, यही हमारा है करेक्ट आंसर। बच्चा देखता है, तुलना करता है और रिकॉर्ड करता है। सी देख लेते हैं क्या लिखा है, उत्तर याद करवाना, इससे स्मृति विकसित होगी, सर्वोत्तम गतिविधि नहीं। केवल व्याख्यान देना, ये भी गलत है भाई, सुनना होगा, प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते इससे। पौधे का अवलोकन किताब में देखकर नहीं, पौधे के पास जाकर करो, वरना किताब में आम का पेड़ देखकर बच्चा केला समझ सकता है उसको। भाई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा और हमारे प्यारा सा चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? ए में लिखा है बच्चों को छुट्टी मिलती है।
भाई क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य पिकनिक थोड़ी ना है यार, ये गलत है। बी, वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है। जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। वास्तविक वातावरण में ऑब्जर्वेशन और अनुभव मिलता है बच्चों को। सी देखते हैं, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता खत्म होती है। पुस्तक फिर भी उपयोगी है भाई, खत्म कहाँ होगी, पुस्तक तो उपयोगी है। डी देखते हैं, परीक्षा नहीं देनी पड़ती। परीक्षा का तो इससे संबंध ही नहीं है यार, क्षेत्र भ्रमण का, ये भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फील्ड विजिट में अगर बच्चों को सिर्फ समोसा याद रहा तो वो एजुकेशनल टूर नहीं है भाई, वो तो फूड टूर हो गया। ईवीएस में प्रोजेक्ट विधि की प्रमुख विशेषता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखते हैं, शिक्षक ही पूरा काम करता है। ये गलत है। क्यों गलत है? प्रोजेक्ट लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षक ही पूरा काम नहीं करेगा। बी देखिए, बच्चा सक्रिय रूप से खोज और कार्य करता है, यही इसका राइट आंसर है। बच्चा सक्रिय रूप से खोजता और कार्य करता है। बच्चा योजना, जानकारी, अवलोकन और निष्कर्ष में सक्रिय रहता है इससे। सी देखते हैं, केवल किताब पढ़ी जाती है, नहीं, गलत है ये। डी भी गलत है, केवल परीक्षा ली जाती है। केवल परीक्षा में क्या होगा, असेसमेंट हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट की मूल विशेषता उससे नहीं होती भाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न क्रमांक 15। ईवीएस में बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर देने का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, कक्षा जल्दी समाप्त होगी, समय का उद्देश्य नहीं है, ये गलत है। बी, जिज्ञासा और चिंतन विकसित होता है, जी यही राइट आंसर है। प्रश्न पूछना क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करता है। सी देखते हैं, शिक्षक का काम समाप्त होता है, शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। डी देखते हैं, गृह कार्य कम होता है, तो गृह कार्य से इसका सीधा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे तालाब का निरीक्षण करके पानी के स्रोत, उपयोग और प्रदूषण के कारण लिखते हैं तो यह किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है, अनुभवात्मक अधिगम। जी हाँ, यही इसका सबसे उपयुक्त राइट आंसर है। वास्तविक अनुभव क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग। बी देखते हैं, गलत क्यों? रटंत अधिगम, रट कर नहीं सीखना। सी, निष्क्रिय अधिगम, बच्चा सक्रिय है। केवल मौखिक अधिगम, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त नहीं होता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ईवीएस शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, यह ऑप्शन गलत है। आज के लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है। बी, केवल अनुशासन अधिकारी, ये भी गलत है। शिक्षक सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, फैसिलिटेटर और लर्निंग गाइड। जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षक बच्चे को सीखने के अवसर और दिशा देता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, केवल परीक्षा लेना, असेसमेंट शिक्षक की एक भूमिका है, पूरी भूमिका नहीं है भाई, ये गलत है। चलते चलते हम लोग 18 प्रश्न पर आ गए हैं। यदि बच्चे कक्षा में पूछते हैं पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो शिक्षक को क्या बोलना चाहिए? देखते हैं ऑप्शन, केवल उत्तर बता देना चाहिए, ये गलत है भाई। सीधे उत्तर देने से इंक्वायरी कम होगी। बी, प्रश्न को टाल देना चाहिए, ये और भी गलत है। इससे क्या है, बच्चा की जो अंदर में जिज्ञासा रहेगी वो दब जाएगी। सी, बच्चों को सोचने, अनुमान लगाने और जांचने का अवसर देना चाहिए। जी हाँ, यही राइट आंसर है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इससे क्या होगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग।
बच्चा प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित रहेगा। डी देखते हैं, कहना चाहिए कि यह पाठ्यक्रम में नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। ईवीएस में ऐसे प्रश्न लर्निंग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में करके सीखना किससे सबसे अधिक संबंधित है? निष्क्रिय अधिगम, ए में लिखा है निष्क्रिय अधिगम, नहीं, बच्चा सक्रिय है। बी, अनुभवात्मक अधिगम, जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है। डूइंग, एक्सपीरियंसिंग, रिफ्लेक्सिंग, लर्निंग, करके सीखना। सी देखते हैं, रटंत अधिगम, रटने पर आधारित नहीं है। डी है केवल व्याख्यान, केवल लेक्चर नहीं है भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ईवीएस में बच्चों के चित्रों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है केवल सुंदरता के अंक देने के लिए। तो केवल सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। बी, बच्चे की समझ और मानसिक अवधारणा जानने के लिए, जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है। बच्चे की थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिख सकता है। सी, केवल कला प्रतियोगिता के लिए नहीं। ईवीएस असेसमेंट में इसका व्यापक उपयोग हो सकता है। डी देखते हैं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन सेकेंडरी है। निम्न में से कौन सा ईवीएस में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वर्ष के अंत में केवल अंतिम परीक्षा। तो ये क्या है? ये गलत है भाई, क्योंकि वर्ष के अंत में अंतिम परीक्षा दिए तो सम्मेटिव का उदाहरण है, सम्मेटिव असेसमेंट। बी देखते हैं, गतिविधि के दौरान बच्चों के प्रश्न, अवलोकन और कार्य का मूल्यांकन, जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। लर्निंग के दौरान फीडबैक और सुधार, यही क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सी देखते हैं, केवल वार्षिक परिणाम, यह क्या है? अंतिम परिणाम होता है। डी, केवल रैंक बनाना, रैंक क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है। एक बच्चा पौधों के बारे में गलत अवधारणा रखता है, शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है उसे दंड देना। भाई, दंड मिसकॉन्सेप्शन दूर नहीं करता, ये गलत है। बी, उसे कमजोर विद्यार्थी घोषित करना, लेबलिंग करना बच्चों पर, यह भी गलत है। सी, उसकी पूर्व अवधारणा पहचान कर गतिविधि के माध्यम से पुनर्निर्माण कराना, जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है। कॉन्सेप्चुअल चेंज के लिए सबसे उचित तरीका है। डी देखते हैं, उसे उत्तर रटवा देना, नहीं, रटने से गलत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रह सकती है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ईवीएस में विभिन्न परिवारों के उदाहरण पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है केवल संयुक्त परिवार को सही बताना। परिवार का केवल एक रूप नहीं होता, ये गलत है। बी, केवल एकल परिवार को सही बताना, वही समस्या है, ये नहीं है। सी देखते हैं, परिवारों की विविधता को स्वीकारना और सम्मान करना, जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है। इंक्लूसिव और संवेदनशील दृष्टिकोण। डी देखते हैं, बच्चों के परिवारों की तुलना करना, तुलना से बच्चे असहज हो सकते हैं, ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवारों की विविधता को स्वीकार और सम्मान करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय समुदाय से जानकारी प्राप्त करवाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है समुदाय आधारित अधिगम, ये इसका करेक्ट आंसर है। समुदाय स्वयं लर्निंग रिसोर्स बन जाता है। आखिर इन तीनों को देखते हैं, गलत है तो क्यों गलत है? रटंत अधिगम, जानकारी रटने की बात नहीं होती। सी देखते हैं,
निष्क्रिय अधिगम, बच्चे सक्रिय रूप से जानकारी को जुटाते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं, ये भी गलत है। डी, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम, भाई टेक्स्ट बुक के बाहर रियल लाइफ रिसोर्स का उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। गांव के दादाजी से पूछोगे तो कभी कभी गूगल से भी पुराना लेकिन काम का डेटा मिल जाएगा आपको। ये आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है। एक शिक्षक जल संरक्षण पढ़ा रहा है, वह बच्चों से पहले उनके घरों में पानी के उपयोग की जानकारी लेने को कहता है, फिर स्कूल में पानी की खपत का रिकॉर्ड बनवाता है, स्थानीय जल स्रोत का निरीक्षण करवाता है और अंत में बच्चों से जल बचाने की योजना बनवाता है। यह शिक्षण मुख्यतः किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसके ऑप्शन है ए, रटंत एवं शिक्षक केंद्रित अधिगम। यह गलत है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को सिर्फ जानकारी याद नहीं करवा रहा, बच्चे स्वयं जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और समस्या पर काम कर रहे हैं। बी देखते हैं, अनुभवात्मक बाल केंद्रित और समस्या आधारित अधिगम। यह बिल्कुल सही है। पहले बच्चे अपने घर का अनुभव बताता है, एक्सपीरियंस, फिर पानी का रिकॉर्ड बनाते हैं, एक्टिविटी, डाटा कलेक्शन, फिर जल स्रोत देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, फिर समस्या समझते हैं और समाधान की योजना बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी देखते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम। गलत, क्योंकि यहाँ किताब के साथ साथ वास्तविक जीवन, घर, स्कूल और स्थानीय जल स्रोत का उपयोग किया गया है। डी देखते हैं, केवल व्याख्यान आधारित अधिगम। गलत है, क्योंकि शिक्षक केवल बोल नहीं रहा, बच्चे खुद काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और समाधान बना रहे हैं। बच्चों की योजना बनाने के बाद भी आप नल खुला छोड़कर चले गए तो समझो ईवीएस ने आपको पास कर दिया और पानी ने आपको फेल। आज हमने पर्यावरण के घटक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण परस्पर निर्भरता, ईवीएस की प्रकृति, बाल केंद्रित शिक्षा, पूर्व अनुभव, कंस्ट्रक्टिविज्म, स्थानीय परिवेश, फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट और कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग पढ़ा। एक बात गांठ बांध लो, ईवीएस में बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है, बच्चा देखता है, पूछता है, करता है, सोचता है और समाधान खोजता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल करेक्ट माइंड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी दूसरी पार्ट बहुत जल्द ही आएगी। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।